Good morning, students. So today we shall discuss some more numericals of resistance and circuits. Okay. So let us begin with the new question. Come on. Now find equivalent resistance across AB. Now see, what if I do now see, this is 2 2 2. Each resistor is of 2 ohms. Okay, and now we have to find the equivalent resistance across AB. नाउ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जहाँ से भी आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोले वहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं, और अगर पाथ चेंज हुआ दैट मीन्स जो पाथ अलग होते जा रहे हैं दे विल बी इन पैरेलल एंड द रेजिस्टर्स विच कम ऑन द सेम पाथ विल बी इन सीरीज। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करें, अगर हम लोग ए से मूव करें हम लोग, सो व्हाट यू फाइंड, यहाँ से दो पाथ डिवाइड हो गए, एक इधर एक इधर। सो ये वाले पाथ पे अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखते तो ये देखो ये सिंगल पाथ पे, दैट मीन्स दिस एंड दिस रेजिस्टर आर इन सीरीज, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर ऑन द सेम पाथ। सिमिलरली दिस रेजिस्टर एंड दिस रेजिस्टर आर ऑन द सेम पाथ, दैट मीन्स ये वाला इसके साथ सीरीज में हो गया, ये वाला इसके साथ सीरीज में हो गया, और यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। दैट मीन्स सबसे पहले सीरीज में रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो इट विल बी 2 + 2 दैट इज 4 ओम, और दूसरे में भी ऐसा ही कुछ है तो वो भी कितना आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। नाउ अब अगर देखें एक तरीके से समझें, अगर हम लोग इस सर्किट को यहाँ पकड़ें और यहाँ पकड़ें और इसको स्ट्रेच कर दें ऐसे यूँ और यूँ स्ट्रेच कर दें, सो यू विल गेट अ रजिस्टर समथिंग लाइक दिस। ओके, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और जिसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, सो व्हाट वी गेट नाउ, एक तरफ का रजिस्टर कितना मिल जाएगा 4 और दूसरी तरफ कितना मिल गया 4, so 4 ohm 4 ohm. Now we can see they are in parallel, and whenever the resistors are in parallel, how do we solve them? We'll use the formula 1/4 plus 1/4, so it will become 2/4. इसको cancel कर देते हैं, so what we'll get, the equivalent resistance becomes 2 ohms. Okay, now अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं इसी रेजिस्टर को थोड़ा सा चेंज कर दूं ऐसे, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, और आप देखें तो ऑलमोस्ट इट इज़ द सेम थिंग, बट मैंने टर्मिनल्स चेंज कर दिए। पिछली बार इट वाज डायगोनल एंड नाउ दिस टाइम दिस इज ऑन द सेम साइड। अब अगर यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करें हम लोग, सो अब फिर यहाँ से मूव करें अगर हम लोग, सो व्हाट वी गेट, अगेन गेट 2 पाथ्स, बट यहाँ पर देखिए दिस पाथ एंड्स ओवर हेयर, यहीं पे ख़त्म हो गया, बट यहाँ पे देखें तो दिस ऑल 3 आर ऑन द सेम पाथ, यानी अगर उसी तरह फिर से इसको स्ट्रेच करने की कोशिश करें यहाँ से और यहाँ से, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, 2 2 2 2, सो यहाँ से अब पहले सीरीज वाला निकाल लेते हैं। सो सीरीज में कितने रेजिस्टर्स आ गए, दीज 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, या ऐसे समझिए, देखिए बन के आ जाएगा, दैट मीन्स 2 + 2 + 2, दैट मीन्स इट बिकम्स 6 ओम। एंड अब ये 6 ओम वाला इसके साथ पैरेलल में, अगर चाहें तो आप इसका पहले सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 2 ओम एंड 6 ओम। अब इसको पैरेलल में अगर सॉल्व करें, व्हाट विल गेट, we'll get 1/2 plus 1/6, so the LCM will be 6,
and what we'll get 3 plus 1 which is 4/6, 2/3. यहाँ पर हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, so what we'll get 3/2 that is 1.5 ohm. Clear? You can see it again. यहाँ से इसको स्ट्रेच किया तो ये एक पार्ट बचा और ये तीनों सेम पाथ पे आ रहा है, दैट मीन्स दे विल बिकम इन सीरीज, दे विल बी इन सीरीज. सीरीज से पहले यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस निकाल लिया तो 2 + 2 + 2 बिकम 6. फिर ये 2 वाला इस पूरे 6 के पैरेलल हो गया और इसको पैरेलल में सॉल्व कर लिया. सो व्हाट विल गेट 1.5 ओम रेजिस्टेंस. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. अब थोड़ा सा इसको कंबाइन करते हैं और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं. ओके, नाउ सी. अब इसको ले लेते हैं 3 ओम का. Let this be 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm and 2 ohm resistor. Okay, इसको मान लेते हैं A, B, C, D and the two questions are find equivalent resistance across BC and AD. So in the first case it has asked to calculate the equivalent resistance across BC. तो जब BC के अक्रॉस पूछे तो सिर्फ BC वाले को ड्रॉ कर लीजिए. नो सी BC वाले को अगर ड्रॉ करें तो व्हाट विल गेट, दिस इज B एंड C और सारे रेजिस्टर्स 2 2 2 1 जैसा कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया. सो इट्स वेरी इजी. ये B है, ये C है. अब यहाँ से मूव करें तो C 2 पाथ्स आर देयर, एक ये रहा, एक ये रहा और यहाँ से मूव करके अगर जाते तो दिस ऑल 3 रेजिस्टर्स आर ऑन द सेम पाथ वेयर एज दिस 2 इज ऑन वन सिंगल पाथ. दैट मीन्स ये 2 2 2 ये तीनों आ गए सीरीज में. सो अगेन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है ये पार्ट, 2 + 2 + 2. ठीक है. सो व्हाट विल गेट 6 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर. अब उसके बाद फिर क्या था, ये 6 जो आ रहा है इसके साथ दिस वन इज इन पैरेलल. नाउ व्हाट विल डू, पैरेलल में निकाल लेते हैं 1/2 + 1/6. सो अगेन व्हाट विल गेट 3 + 1/6 दैट इज 4/6. यानी फाइनली आंसर आ जाएगा जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था 1.5 ओम्स. अब जरा ध्यान से देखें, अब उन्होंने पूछा है हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AD. तो अब AD इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ से एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब एक सिंगल रेजिस्टेंस, अगर आप लोगों को याद हो तो ध्यान से देखें हम लोग A वाले को. तो A से एक रेजिस्टर क्या था, एक ये था और एक के नीचे था CD वाला. ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया इस पार्ट को, वी गॉट अ सिंगल रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 1.5 ओम्स. तो इसके जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है एंड ये 1.5 हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया एंड दिस इज A, दिस इज D. सो नाउ वी कैन सी इट वेरी इजली, वी कैन सॉल्व इट क्योंकि ये तीनों आपस में किस फॉर्म में आ गए. यहाँ से आगे बढ़ते तो कोई पाथ डिवाइड नहीं हो रहा, सब एक ही पाथ पे आ रहा. दैट मीन्स सिंपली दे आर इन सीरीज. तो 3 + 3 + 1.5 बिकम्स 7.5 ओम. क्लियर? Okay, now the next one. We have three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm respectively. Okay, now what we have to do,
how should we connect them to get an equivalent resistance of first part less than 2 ohm. Second case is greater than greater than 8 ohm. Now see, so what we'll do, अब जरा ध्यान से देखें, फिर से बेसिक चीज़ों को याद करें जो मैंने बताया था। हमारे पास कौन कौन से रेजिस्टर्स हैं? 3, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम का रेजिस्टर है। और कितना लाना है, इसको इस तरह कंबाइन करना है सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिकम्स लेस देन 2 ओम। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर 2 ओम से कम करना है तो ध्यान से देखिए, इसमें जो सबसे छोटा रेजिस्टर है इन तीनों में वो कितने का है? 2 ओम का है। अब जरा बेसिक्स पे आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी सीरीज में लगाते हैं किसी भी रेजिस्टर को देन द रेजिस्टर गेट्स इंक्रीज्ड, और जब पैरेलल में लगाते हैं तब रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उसके बाद मैंने एक बात और बताई थी, जब सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है टोटल वो हर एक रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंसेस लगे रहते हैं उसमें हर एक से ज़्यादा आता है। और जब पैरेलल में लगाया जाता है जो इंडिविजुअली पैरेलल में लगे होते हैं उन सब से कम आता है। जैसा कि आप अगर पिछले वाले में भी देख लोगे, सो इसमें क्या था, इस 2 के साथ ये 6 वाला पैरेलल में आया था और इसके साथ कंबाइन करने पे के बाद देखिए द रेजिस्टेंस इज लेस देन 2, सो द सेम थिंग विल अप्लाई ओवर देयर। हमें यहाँ क्या करना है, 2 से कम लाना है। दैट मीन्स व्हाट विल डू इन द फर्स्ट केस, सिंपली विल टेक 2 एज वन ऑफ द पैरेलल रेजिस्टर्स, और जो बचा हुआ है वो इसके साथ पैरेलल में लगा देंगे, 3 एंड 5 फाइन। सो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया और ये 5 ओम हो गया। ठीक है, सिंपली हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन बताना, आप इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हो। द रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 2। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन बताना, कैलकुलेट करके सॉल्व करके कुछ भी बताना नहीं है। हाँ, आप अपना चेक करने के लिए, आप अपना आंसर कंफर्म करने के लिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एंड इन इवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हाउ वी विल कंबाइन देम, तो यू नीड नॉट टू सॉल्व देम, यू सिंपली हैव टू टेल द कॉम्बिनेशन, हाउ विल यू कंबाइन देम। ओके, और सेकंड पार्ट पे आते हैं तो इट इज़ वेरी इजी। आपसे पूछा गया 8 ओम से ज़्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो 8 ओम से ध्यान से देखिए, अगर आप सीधे सीधे इसको सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि 8 ओम से कोई कंडीशन नहीं बताई गई है कि 8 ओम से कितना ज़्यादा होना चाहिए कितना कम होना चाहिए। ओके, सो व्हाट विल डू, विल सिंपली कंबाइन देम इन सीरीज। सो 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। अब सिंपली देख ली सीरीज में होगा तो ऑब्वियसली बात है इसका रेजिस्टेंस 8 से ज़्यादा ही आएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। नसी कितने हो गए, 3 4 5, फिफ्थ। ना लेट अस सी, एक सर्किट बना लेते हैं। यहाँ लगा है वोल्ट मीटर और यहाँ लगा है एमीमीटर। ओके, मान लेते हैं ये 6 वोल्ट की बैटरी है एंड दिस इज अ resistance over here is 4 ohm।
clear. Over here it is 2 ohm and here it is again 4 ohm. ठीक है. और अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वन, फाइंड द resistance in the circuit. Okay, the next one, find the reading of ammeter. Third, find the reading of voltmeter. Last one, current in each resistor. ठीक है, सो सबका मैं मतलब बता देता हूँ. फाइंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दैट मीन्स सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सेकंड में फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीमीटर. अब एमीमीटर की रीडिंग का मतलब, सबसे पहली बात तो एमीमीटर बताता क्या है. अगर आप लोग को याद हो जो मैंने बताया था कि एमीमीटर टेल्स यू द करंट. ठीक है, इट मेजर्स द करंट. सो दैट मीन्स यहाँ पर जो भी रीडिंग आएगी एमीमीटर की वो किसके बराबर होगी. और ध्यान से देखिए, बिल्कुल सर्किट में बाहर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जो इस सर्किट में पूरा करंट जा रहा होगा, जितना करंट जा रहा होगा उतनी रीडिंग ये एमीमीटर दिखाएगा. दैट मीन्स व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीमीटर वी हैव टू फाइंड द करंट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर. अब वोल्टमीटर कहाँ लगा हुआ है, इस 4 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में. याद है मैंने बताया था वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं जिसके भी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर. इस वाले 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस निकालना है, ना कि इस वाले के. ओके, क्लियर. एंड करंट इन ईच रेजिस्टर. करंट इन ईच रेजिस्टर का मतलब इसमें कितना करंट आ रहा है, इसमें कितना करंट आ रहा है और इसमें कितना करंट आ रहा है. तीनों में अलग अलग करंट निकाल के हमें बताना है. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट अगेन. इट वाज समथिंग 6 4 यहाँ मीटर लगा था और ये कुछ ऐसा था, और यहाँ पर भी वोल्ट मीटर लगा था. दिस वाज 2 ohm, दिस वाज 4 ohm, दिस वाज 4 ohm, इट इज 6 volt. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमसे कहा गया कि वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट. तो अगर रेजिस्टेंस इन द सर्किट के लिए जाते हैं तो पहले तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कौन किस फॉर्म में लगा. तो ये 3 रेजिस्टर्स ही लगे हुए हैं. यहाँ से देखें, सो ये तो सीरीज़ में जा रहा है. यहाँ पर देख दो 2 रास्ते अलग अलग होंगे और यहाँ पर 2 रास्ते, दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल में जाएंगे और यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में आएगा. ठीक है, ये सीरीज़ में, ये दोनों पैरेलल में. तो पहले पैरेलल में निकालना है, जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में. सो सबसे पहले पैरेलल में निकाल लेते हैं. इट विल बी 1/2 + 1/4. क्लियर? सो इट विल बी व्हाट, 4 2 + 1, दैट मीन्स 3/4. अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बी 4/3. क्लियर? ओम्स. और इसके साथ क्या है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में है. सो व्हाट विल डू, वो सीरीज़ में, सॉरी, तो सीरीज़ में क्या करेंगे, 4/3 + 4, सो इट बिकम्स 16/4. क्लियर? ओम. This is the equivalent resistance across the circuit. Then what was the second question? It was find the reading of the ammeter. Find the reading of the ammeter का मतलब है we have to find the current. और अगर ध्यान से देखें तो देखिए, इट डिपेंड्स कि कहाँ का करंट निकालना है. यहाँ पर एमीमीटर इस जगह लगा हुआ, दैट मीन्स ये पूरे सर्किट का करंट मेजर कर रहा है. अगर एमीमीटर यहाँ लगा होता
सो ये सिर्फ इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस को मेजर कर रहा होता। अगर यहाँ लगा होता तो इस वाले का मेजर करता, अगर यहाँ लगा होता तो फिर से ध्यान से देखिए ये सीरीज़ में और ये सर्किट का पूरा बाहर का पार्ट, दैट मीन्स ये जितने यहाँ से देखें तो बेसिकली ये इसी के साथ लगा हुआ है और ये जितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा उसके साथ सीरीज़ में, दैट मीन्स सेम करंट आएगा। जो अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि सीरीज़ में करंट रिमेन्स सेम। नाउ व्हाट विल डू, V इक्वल्स टू आई आर होता है। V हमें पता है कितना है, इट इज़ 6 वोल्ट। I हमें निकालना है और R भी हमें पता है 16/3 निकाल चुके हैं। सो व्हाट विल बी द करंट नाउ, 18/16 इक्वल्स टू I। सो 4 4 सॉरी 2 8 2 9 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल गेट, I विल बी इक्वल्स टू 1.125 ampere. So the reading of the ammeter will be 1.125 ampere. Clear? अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल। तो हमें 4 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है सो अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। क्योंकि अब ये सीरीज़ में, सीरीज़ का मतलब क्या हुआ, 1.125 करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। तो ध्यान से समझिए, यहाँ से निकल रहा है 1.125 करंट जो कि इसमें जा रहा है, ये सीरीज़ में तो सेम करंट फ्लो करेगा। बट यहाँ से देखें ये पैरेलल में हो गया। पैरेलल का मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है 1.125 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो पूरा इसमें नहीं जाएगा ना ही इसमें जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा और थोड़ा इसमें जाएगा। यहाँ पर क्या सेम होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। बट डोंट थिंक कि 6 वोल्ट है तो यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें और इसमें डिवाइड हो रहा है। तो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में कितना पोटेंशियल है, इसीलिए मुझे पूछा गया है आपसे। सो फर्स्ट केस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, वहाँ पर 1.125 फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस कितना था वहाँ पे, 4 ओम्स था। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल गेट, 5 एम्पियर। क्लियर? ठीक है, सॉरी इट विल बी 4.5 एम्पियर। ओके, ओ सॉरी क्या निकाल, वोल्ट। फाइन, नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज यू हैव टू फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो देखिए अब इसमें इट इज़ वेरी इजी। पहला केस तो हमें पहले ही पता है हम इसके बारे में। सो अक्रॉस 4 ओम करंट कितना है, 1.125 एम्पियर। अब लेकिन यहाँ का करंट निकालने के लिए इन दोनों का फॉर्मूला हमें ओम्स लॉ ही यूज़ करना है। तो R तो पता है, अगर करंट निकालना है इसका मतलब V पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए इस वाले रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल यूज़ हो गया, 4.5 वोल्ट पोटेंशियल यूज़ हो गया। तो बचा हुआ पोटेंशियल कितना होगा, रिमेनिंग पोटेंशियल इक्वल्स टू 6 माइनस 4.5, दैट मीन्स 1.5 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, इज 1.5 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज 1.5 वोल्ट। अब हमें क्या करना है, दोनों रेजिस्टर्स में करंट निकालना है। अगर दोनों रेजिस्टर्स में करंट निकालना है तो ध्यान से देखें दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यानी अगर पहले वाले में 1.5 वोल्ट जा रहा है तो इसका मतलब इसमें भी 1.5 वोल्ट ही जाएगा। अब दोनों से क्या करेंगे, हम लोग दोनों जगह का करंट निकाल लेते हैं। सो इन द फर्स्ट केस V इक्वल्स टू आई आर। अब पहले वाले में 1.5 वोल्ट जा रहा है, करंट का हमें पता नहीं है, इसको मान लेते हैं I2। ठीक है, I2 लिख लेते हैं तो याद रहेगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, इट इज़ 2। सो I2 कितना हो गया, इट इज़ 1.5/2, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो व्हाट विल गेट, 0.75 एम्पियर। ठीक है, सेकेंड केस V इक्वल्स टू I3 into R, that means again 1.5 वोल्ट। I3 का पता नहीं है और रेजिस्टेंस कितना है, इट इज़ 4 ओम्स। सो अब यहाँ पहुँचेंगे तो व्हाट विल गेट, I3 इक्वल्स टू 1.5/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल गेट, 0. कितना हो जाएगा,
गया 0.375, क्लियर, विल गेट 0.375 एम्पियर। ख़त्म। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, सो इफ़ यू रिमेंबर इस सर्किट में कितना करंट था, इट वाज 1.125 एम्पियर, तो यहाँ से 1.125 एम्पियर गया और फिर यहाँ पर डिवाइड हो गया। जो करंट आया इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 0.75 प्लस 0.375 यू विल गेट 1.125, and if it comes to 1.125 that means it is correct. is it clear? पोटेंशियल डिफरेंस भी आप उसी तरह देख सकते हैं, रीचेक करने का यही तरीका है, क्लियर। ओके देन आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी दे देता हूँ। सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ electric current. So it simply states that whenever current flows through a conductor, heat is generated in it। ठीक है, कभी भी किसी भी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी देखा होगा वायर्स गर्म हो जाते हैं, या हीटिंग अप्लायंसेस या कोई नॉर्मल अप्लायंस हम लोग यूज़ करते हैं जो हीटिंग के लिए नहीं यूज़ किए जाते हैं, वो भी हीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फैन, या मोबाइल्स आप देख सकते हैं, ठीक, मोबाइल्स आपके कभी कभी हीट हो जाते हैं। सो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट डज इट स्टेट कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से, सो देयर विल ऑलवेज बी हीट प्रोड्यूस्ड, ओके, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अपोजिशन ऑफ द चार्जेस। जब चार्जेस को रोका जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन याद है ना, फ्रिक्शन इज जस्ट सिमिलर टू रेजिस्टेंस। फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस को सिमिलर कंसीडर किया जा सकता है। जैसे फ्रिक्शन किसी चीज़ को अपोज करता है ना, उस तरह रेजिस्टेंस भी अपोज करता है करंट को, करंट जाने से रोकता है। सो इसी के बेसिस पे एक लॉ बना था, दैट इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिन्होंने ये बताया था कि हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, डोंट गेट कंफ्यूज विद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बताता है कि जब करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल ने ये बताया था कि कितना करंट कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नाउ सी, सो ही स्टेटेड दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द द heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the current, and it is also directly proportional to the resistance of the circuit. It is directly proportional to the time for which the current flows, and if we combine all three of them, what will get? I square RT। और यहाँ से एक अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं तो यहाँ पर आता है K, I square RT, ओके। नो सी, जब हम लोग इस हीट की SI यूनिट क्या होती है? जूल। आप लोग को याद होगा, मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था आप लोगों को, हीट की SI यूनिट इज जूल। इन केस ऑफ हीट, इन केस व्हेन वी टेक द यूनिट ऑफ हीट टू बी जूल, उस केस में द फॉर्मूला रिमेन्स I स्क्वायर RT एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? K बिकम्स 1, इसलिए आता I स्क्वायर RT। बट अगर यहीं पे हीट की एक और यूनिट होती है, दैट इज कैलोरीज। अगर इसको हम लोग कैलोरीज में लें, देन इट बिकम्स 0.24 I स्क्वायर RT, याद रखिएगा। 0.24 कब आता है? जब हीट को कैलोरीज में काउंट किया जा सके, ठीक है। जब हम लोग जूल्स में लेते हैं, सो द हीट जनरेट, द फॉर्मूला विल बी I स्क्वायर RT सिंपली, और जब कैलोरी मिलेंगे तो इट विल बी 0.24 I स्क्वायर RT। कई जगह आपको 0.2 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, 0.2 लिखा मिलेगा या 0.24 पूरा मिलेगा, ठीक, क्लियर। सो यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से, हीट विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर देयर। एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है? इट टेल्स अस
कि कितना हीट जनरेट होगा, और किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली द स्क्वायर ऑफ द करंट। रिमेंबर, स्क्वायर ऑफ द करंट पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर किसी सर्किट में करंट को डबल करेंगे तो हीट कितनी बढ़ जाएगी, इट इज स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। क्लियर। रेजिस्टेंस पे जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा हीट उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। रेजिस्टेंस मीन्स ऑपोजिशन, जितना ज़्यादा अपोज करोगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी देर तक करंट फ्लो करेगा अगेन द हीट प्रोड्यूस विल बी मोर। और अगर तीनों को कंबाइन करते हैं व्हाट वी गेट H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। और यहाँ पे कांस्टेंट कितना आता है इन केस ऑफ जूल्स, व्हेन द यूनिट इज केप्ट जूल्स, सो कांस्टेंट आएगा 1। दैट मीन्स अगर आपको हीट जूल्स में ही पूछी गई है कि फाइंड द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन SI यूनिट्स, यू सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। और अगर आपसे पूछा जाता है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज, सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। या कभी कभी आपको हीट दी होती है कुछ और पूछे, अगर हीट कैलोरीज में दी है देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला, अगर हीट जूल्स में दी है यू विल यूज दिस फॉर्मूला। क्लियर। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही, फर्दर विल कंटिन्यू टुमारो। ओके।